अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज जो कोरोना वबा से मुतासिर अमवात हैं उनकी तादाद 500 से ज़्यादा हो गई है, लगभग 514 हो गई है। मगर जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, हमारी ज़राए के मुताबिक ये तजवीज़ दी गई है कि लॉकडाउन को मज़ीद नरम किया जाएगा, मगर इसका जो हतमी फ़ैसला है वो कल NCOC की मीटिंग के अंदर होगा, तमाम वुज़राए आला से मुशावरत के बाद ही होगा। मगर इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ है। बलूचिस्तान ने आज 19 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और सिंध कह रहा है कि जब तक ये रमज़ान चलेगा तब तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। दूसरी तरफ से नाजरीन, सैकड़ों पाकिस्तानी, तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त फंसे हुए हैं और वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। चूँकि ईद की आमद है, इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने दावत दी है आज डॉक्टर मोईद यूसुफ, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। मोईद यूसुफ साहब, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, मुल्क वापस आना चाहते हैं। खैर से आप काफ़ी पाकिस्तानियों को मुल्क वापस भी लेके आए हैं, मगर ये बताइए कि अगर लॉकडाउन को ईज़ करने की या नरम करने की बात हो रही है तो रेगुलर फ्लाइट्स जो हैं वो कब तक चल पाएंगी? शुक्रिया मुनीज़े, पहले तो शुक्र है कि आपने सैकड़ों को तब्दील कर लिया 1 लाख में, वरना वी आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स ऑलरेडी। तो अभी 1 लाख के लगभग 1 लाख से कुछ ऊपर पाकिस्तानी हैं जो वापस आना चाहते हैं, जो हमें मालूम है रजिस्टर्ड हैं दुनिया के तकरीबन 88 मुल्कों में, 88-90 मुल्कों में। जहाँ तक बात है रेगुलर फ़्लाइट्स की, देखिए ओवरऑल एयर स्पेस मुकम्मल कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए खुलने का तो मुझे अभी इम्कान नज़र नहीं आ रहा। कंट्रोल्ड फ़्लाइट्स हम पहले ही ला रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि हम काफ़ी हज़ार पाकिस्तानियों को ला भी चुके हैं वापस। कुछ दूसरे ममालिक जो हैं वो अपने जहाज़ ला के अपने शहरियों को वापस ले जा रहे हैं। फिर कुछ PIA के आउटबाउंड ऑपरेशन भी चल रहे हैं। तो ये एक मखसूस परवाज़ें तो चलेंगी, इंशाल्लाह इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। लेकिन ये जो आपने लॉकडाउन से इसको लिंक किया है, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि किसी सूबे ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। देखिए, ये लॉकडाउन 14 अप्रैल को पहले ही ईज़ हो गया था, उसके बाद अब ये और ज़्यादा ईजिंग की तरफ जा रहा है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी इसमें अब रिलैक्सेशन आएगी कारोबार के लिए वगैरह वगैरह, SOPs गाइडलाइंस के साथ आएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये क्राइसिस ख़त्म हो गया और हमें अब कोई परवाह नहीं, कोरोना की क्राइसिस मौजूद है, लेकिन हमें एक डिसिप्लिन्ड कौम के हैसियत से उसको, उनकी हिदायत जो हमारी हैं उन पे अमल करके आगे चलना है। तो ये जो फ्लाइट्स का आपने लिंक किया, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अब क्राइसिस ख़त्म और आगे जा रहे हैं, बल्कि अगर हमने एहतियात खुदा न खास्ता न की एज अवाम, एज बहैसियत कौम, बहैसियत इंडस्ट्री के मालिकान, तो फिर खुदा न खास्ता अगर बढ़ गए नंबर, दुनिया के कुछ और मुल्कों में बढ़े हैं, तो फिर दोबारा इस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। तो फ्लाइट्स का भी वही मामला है, हम फ्लड गेट्स नहीं खोल सकते इस वक्त, अफोर्ड नहीं कर सकते कि बिल्कुल एक ओपन ऑपरेशन हो जाए, ना हम टेस्ट करें, लोग आएँ और पता ना चले। बल्कि बदकिस्मती से आपके मीडिया पर भी बहुत चल रहा है और ये हकीकत है कि हमारी जो उम्मीद थी या ख्याल था उससे कदरे ज़्यादा लोग अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं जो हम पिछले हफ्ते 10 दिन में पाकिस्तानी वापस लाए हैं। जी, मगर जो आप बात कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि टेस्टिंग जो होगी वो एक शर्त होगी। अगर किसी ने वापस पाकिस्तान आना है तो उनको इस बात को प्रिपेयर होना चाहिए कि जी आने वाले कुछ हफ्तों में, मैं कह सकती हूँ महीनों में, वो अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उनको टेस्टिंग भी अपनी करानी पड़ेगी और क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा। देखिए मुझे आगे का हाल, हफ्ते महीने तो बहुत आगे हैं, आजकल तो डे टू डे सारा ये प्रोसेस चल रहा है, आप समझ सकती हैं। हम हर हफ्ते का एक प्लान आता है, उसके मुताबिक चलते हैं फ़्लाइट्स के हवाले से। लेकिन फ़िलहाल ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स की गाइडेंस बड़ी वाज़ेह है कि हमें टेस्ट करना है हर एक को, और उसके बाद अगर नेगेटिव है तो वो घर जा सकते हैं, वरना पॉजिटिव जो है ऑफ कोर्स उनको हेल्थ ऑफिशियल्स डील करेंगे। और इसमें भी मैं ये वाज़ेह कर दूं कि इस पर थोड़ी सी बहस, थोड़ी सी नुक्ताचीनी हुई है।
देखिए ऐसे मामलात में और ऐसे मौकों पे ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि ये गारंटी दी जाए कि आप 2 दिन आएंगे, 48 घंटे के बाद, पूरे 48 घंटे बाद टेस्ट होगा और उसके पूरे 12-18 घंटे बाद आप घर चले जाएंगे। इसमें बहुत से वेरिएबल्स हैं, सूबों की टेस्टिंग कैपेसिटी है, रिजल्ट जो है वो मशीनें तैयार होती हैं, एक बैच में टेस्ट होते हैं, फिर फर्ज करें आपका जहाज जो आया है उस पे बेशतर लोग पॉजिटिव आ गए हैं, फिर हेल्थ ऑफिशियल्स को एक कॉल करनी पड़ती है कि क्या बाकी लोग जो हैं वो महफूज तरह से घर जा सकते हैं या उनको कुछ और देर रखा जाए। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको देख के फैसले करने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी है। मगर देखिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ये बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हम इसके ऊपर भी गौर व फिक्र कर रहे हैं कि अगर किसी का टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो हम उनको क्वारंटाइन का ऑप्शन दे सकते हैं कि वो घर के अंदर ही क्वारंटाइन हो जाएं। तो आपके जितने पैसेंजर्स आ रहे हैं, जिस तरह यूएई से आपकी एक फ़्लाइट आई जिसके अंदर 100 से ज़्यादा लोग जो हैं उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो जो बाकी लोग जिनका टेस्ट नेगेटिव आया है क्या वो घर जाके क्वारंटाइन हो सकेंगे? इसके ऊपर गौर फिक्र हो रहा है? देखिए नेगेटिव का तो अभी नेगेटिव आते हैं वो अपने घरों को जाके और 14 दिन की मुद्दत पूरी करते हैं अपनी सेल्फ क्वारंटीन की। ये सिर्फ कुछ ऐसे केसेस आए थे जिसमें जहाज में काफ़ी लोग पॉजिटिव आए, तो कुछ सूबों में ये ख्याल उठा कि कहीं ऐसे तो नहीं कि बाकी भी जो हैं वो इस खतरे में हो कि इन्फेक्ट हुए हों वगैरह और उनका दोबारा टेस्ट की ज़रूरत पड़े। लेकिन हम बार बार आसानी करके अपनी प्रोटोकॉल्स को आसान बनाना चाह रहे हैं। ये नहीं चाह रहे कि पहले लोग जो हैं वो बेचारे बाहर फंसे रहें, तंग हो, फ्रस्ट्रेटेड हो और यहाँ आके फिर उनके साथ जो है 2, 3, 4, 5 दिन उनको सब्र करना पड़े। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्ट्रीमलाइन करें, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकेगा कि आप आए और सीधा जिस तरह हस्बे मामूल आप घर को चले जाएं, टेस्ट ना हो। फिलहाल हमारी सिचुएशन इसकी इजाजत नहीं देती। देखिए आपके जो यूएई से फ्लाइट आई है उसके अंदर काफ़ी लोग, बेशतर लोग जो हैं उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, मगर आपकी हाल ही में लंदन टू लाहौर एक फ़्लाइट आई है पीआईए की, डायरेक्ट आई है, उसके अंदर कोई भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। ये महज इत्तेफाक है या आप समझ रहे हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइट में ख़तरा कम होता है? नहीं, इत्तेफाक नहीं है जी, और दोनों डायरेक्ट फ्लाइट्स थी, एक यूएई से आई है, एक लंदन से आई है। डायरेक्ट फ्लाइट वाला मामला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो खलीजी ममालिक से हमारे पाकिस्तानी वापस आए हैं वहाँ शरह हमें ज़्यादा नज़र आई है पॉजिटिव्स की। उसकी बहुत से रीजनिंग हो सकती है वगैरह, लेकिन बुनियादी बात यह है कि खलीजी ममालिक से हमारे बेशतर जो पॉजिटिव्स हैं वो बेशतर उधर से निकले हैं और कुछ और ममालिक से भी आए हैं, ऐसा नहीं कि और से नहीं है। लेकिन जो वहाँ पे अब हम बात भी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी उधर कि इसका क्या हल निकाला जाए, क्योंकि वी कांट अफोर्ड के जहाज़ दर जहाज़ में इतने पॉजिटिव्स आ रहे हैं। ये तो तमाम मंतक ही हमारी पॉलिसी का जो है वो उसके खिलाफ है। तो वो उनसे बात भी हो रही है, हमारे वजारत ख़ारजा कोशिश कर रही है, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री जो है पाकिस्तान की वो कोशिश कर रही है, और हम नज़रसानी भी कर रहे हैं कि हो सकता है हमें थोड़ा रोकना पड़े, थोड़ा कम करना पड़े ऐसी जगहों से जहां से बहुत ज्यादा लोड ऑफ पॉजिटिव्स आया है। तो ये डेटा को देख के बारहा हम तकरीबन रोज ही मिल बैठते हैं, फैसले कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महफूज तरीके से पाकिस्तानी वापस आए। लेकिन ये भी जहन में रहे मुनीज़े कि अगर मैं आपको बता रहा हूं कि 88-90 ममालिक में पाकिस्तानी हैं, तो हमें ये भी नहीं हम कर सकते कि सिर्फ एक जगह से नेगेटिव आए हैं तो सिर्फ उधर से ही जहाज उड़ना शुरू हो जाए। हमें सारी दुनिया से पाकिस्तानी लाने हैं। ये चैलेंज बहुत बड़ा है, बट वील हैव टू इंशाल्लाह मेक श्योर कि जितने पाकिस्तानी भी महफूज तरीके से ईद से पहले आ सके वो अपने वतन वापस आए। मोहित साहब, 104 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, वो हमारे से राब्ते में रहे हैं और आपके ज़रिए बल्कि हमारे ज़रिए हम आपको ये पैगाम जो है उनका सुनाना चाहते हैं। हमारे साथ है मोहम्मद बिन आमिर और ये उन तमाम स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो इस वक्त बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तानी 104 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें MBBS, BDS, इस्लामिक यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी एंड एशियन विमेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर दीगर पाकिस्तानी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और पाकिस्तान एम्बेसी के कारकुन हैं। सबसे पहला मसला है कि हम लोगों को यहाँ पे रहना अब बेमकसद है। इनके वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया कि सितंबर तक कोई भी तालीमी अदारा काम नहीं करेगा, कि आप लोगों ने $3 मिलियन सार्क को दिए। सर, जहाँ 3 मिलियन सार्क को दे दिए तो हम भी उस फॉरम के तहत यहाँ पर आए हैं। सर, हमारे लिए भी कुछ किया जाए।
हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिनके बायस मैं अपनी हुकूमत से और अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मतलब वो इस आखिरी दरवाजे पे मैं आके बस दस्तक देना चाहता हूँ कि हमारे लिए कुछ किया जाए। हमारा कोई नहीं है सर। तो मोहित साहब, ये मोहम्मद बिन आमिर हैं, ढाका से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 104 स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। इन्होंने ये भी बताया कि जो इनके हॉस्टल्स हैं इनको क्वारंटाइन फैसिलिटी के तौर पे तब्दील कर दिया गया है। तो कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कहीं जाने की कोई जगह नहीं है। मुनीज़े, आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। देखिए, ये इनका हक है जो ये बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी हैं, उनको वापस आना है, उनका हक है, हमारी जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। अब मसला ये है कि हमारे पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है, दूसरे मुमालिक ने अपनी एयर स्पेस बंद की हुई है। बहुत से मुमालिक हैं जो परमिशन नहीं देते कि वहां जाके कोई जहाज लैंड करे, चाहे रिपैट्रिएशन भी हो रही है, उस पर भी एक एक फ्लाइट पे परमिशंस लेनी पड़ती हैं, निगोशिएट करना पड़ता है। तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जी आपको इतना टाइम क्यों लगता है, या आप कह देते हैं फलां दिन जहाज उड़ेगा, जाता क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि एवरी सिंगल फ्लाइट जहां भी हम जा रहे हैं वो स्पेशल परमिशंस पे जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया का बहुत बेशतर हिस्सा इस वक्त भी फ़ज़ाई हदूद जो हैं दुनिया की लिमिटेड हैं, बंद हैं, तमाम जगह नहीं लेकिन बहुत सी जगह जहां से पाकिस्तानी लाने हैं। तो ये एक तो ये मसला समझना ज़रूरी है। मैं आपको ये ज़रूर कह दूं कि बांग्लादेश बिल्कुल वजारत ख़ारजा के रेडार पे है। इसी तरह किर्गिस्तान में हमारे कुछ काफी स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, वहां से उनके बल्कि हमारे जो सफीर हैं उनका मल्टीपल टाइम्स राब्ता भी हुआ हमसे, और मैंने हम सब उनको ये कह रहे हैं जी बिल्कुल ये रेडार पे हैं। लेकिन अब एक मसला समझिए, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि हमने टेस्ट करने हैं, करंतना भी करना है, 8000 से ऊपर कैपेसिटी नहीं जा सकती अगर आप सारा प्रोसेस जो है वो उसको समझें और उस पर स्टडी करें। अगर 8000 है तो फिर जो वजारत खारजा और ओवरसीज मिनिस्ट्री जो फैसले करती हैं, नहीं ये अहम नुक्ता है, उनका फिर मसला ये आ जाता है कि उनके सामने वो पाकिस्तानी भी मजदूर है जो नौकरी से हाथ धो बैठा, सड़क पे बैठा है, एम्बेसी के खर्चे पे है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं कहीं जाने की। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो 10, 15, 20, 30 दिन इंशाल्लाह गुजारा हमारे नज़दीक कर सकेंगे, एम्बेसी से भी इन टच हैं। तो ये थोड़ी सी प्रायोरिटाइजेशन का भी मामला है। आई विश मेरे पास कोई हल हो। मैं आपसे हकीकतन कह रहा हूँ मुनीज़े, मैं खुद फोन उठाता हूँ अगर किसी का आए। वजीर खारजा ने मुझे खुद बताया है, शाह महमूद साहब ने फोन उठाते हैं, जुल्फी बुखारी साहब उठाते हैं, सरवर साहब उठाते हैं, गुलाम सरवर साहब एविएशन मिनिस्टर, हम सब लगे हुए हैं। एंड आई एम नॉट जोकिंग, वी हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज हमें पता है ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, आई कैन इमेजिन, अगर हमने बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम लोग ले आए वापस और खुदा ना खास्ता वबा दोबारा यहां से फैलना शुरू हो गई, तो वो एक बहुत ही बड़ा मसला है जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हमें तजवीज बार बार कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नहीं, मैं समझ सकती हूँ आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जिनसे भी हमारी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, बड़े सही तरीके से उनको गाइड भी किया है, मगर जो लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं उनके बारे में भी बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी तशवीश वाली बातें भी हैं। वो आपसे पूछूंगी एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहित यूसुफ, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती, और जितने भी पाकिस्तानी बाहर से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं वो उस तमाम ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं, उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। डॉक्टर मोहित, ये बताइए कि जो PIA की फ़्लाइट्स आ रही हैं, ये शिकायत बार बार आ रही है कि जो PIA की फ़्लाइट्स वापस आ रही हैं कनाडा से या यूनाइटेड किंगडम से, वो खाली क्यों आ रही हैं? वो हमारे जो फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उनको वापस लेके क्यों नहीं आ रही? जी मुनीज़े, बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। देखिए, हमारा फॉरेन ऑफिस और ओवरसीज़ मिनिस्ट्री मिल के हर हफ्ते की एक लिस्ट बनाती है स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ की। क्या क्राइटेरिया है? हमने अपनी वेबसाइट covid.gov.pk पे दिया हुआ है कि किस प्रायोरिटी पे मजदूर हैं, ले ऑफ हो गए, ज़ायरीन हैं, प्रिजनर्स थे, एक्सपायर्ड वीज़ा वाले लोग हैं। तो होता क्या है,
अगर जहां पे पीआईए का आउटबाउंड जहाज जा रहा है, यहां से पैसेंजर लेके जा रहा है, उस पर तो कोई ममानियत नहीं है, वो कमर्शियली फ्लाई कर रहे हैं, वो जहां भी जाते हैं उनका सबसे ज्यादा लोड जो है वो गालिबन यूके और कनाडा ही है, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी वहां वापस जाना चाहते हैं, डुअल सिटीजन वगैरह। अगर वहां से जहाज आए और हर दफा पैसेंजर भर के ले आए, तो फर्ज करें 5 परवाजें पीआईए की जा रही हैं बरतानिया, और 300 करके अगर आप पैसेंजर वापस ले आए तो 1500 पैसेंजर बरतानिया से आ गए। तो अगर 1500 बरतानिया से और लेट से 500-700 कनाडा से हम ले आए, तो आपका जो 8000 का कोटा है वो 6000 पे आ जाता है, जिसका मतलब है कि 2000 स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी को आप वापस नहीं ला सकते हर हफ्ते। तो ये मंतकी नहीं होगा कि जो हमारे लोग स्ट्रैंडेड हैं, जो एक्चुअली फंसे हुए हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, जो भी प्रायोरिटी हमारी अथॉरिटीज ने बनाई है, हमारी कोशिश है कि वो लोग वापस आए पहले सबसे। और ये भी याद रहे कि इसमें नुकसान हो रहा है, नेशनल कैरियर का भी नुकसान है, लेकिन ये ऑफ कोर्स ऐसा मौका नहीं है कि सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट देखा जा रहा है। तो मैं पीआईए का भी हम सब शुक्रगुजार हैं, और ये तमाम एक टीम वर्क हो रहा है। इसलिए यूके से एक फ्लाइट पे पैसेंजर्स इस हफ्ते आए हैं, एक पे शायद अगले हफ्ते आ रहे हैं, कनाडा भी एक फ्लाइट है। जो हमारी एम्बसीज डिसाइड करती हैं, स्टैंडर्ड की लिस्ट बनती है, वो लिस्ट ला रहे हैं हम सबसे पहले। लेकिन जहां जहाज जा रहा है वहां से इसलिए हम पैसेंजर्स नहीं ला सकते कि फिर तो सिर्फ वही लोग आ जाएंगे जो अपनी चॉइस से आना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड जो खलीजी पैसेंजर्स वगैरह हैं वो तो बेचारे वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका अपना क्राइटेरिया है, मगर जो लोग वापस आ रहे हैं, हमें ये बताया जा रहा है कि 2 दिन तो क्वारंटाइन में वो रह सकते हैं और वो हुकूमत के खर्चे के ऊपर रहेंगे। मगर जो लोग फिर अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस तरह के लेबर क्लास हो गए या स्टूडेंट्स हो गए, उनको खुद अपनी जेब से खर्च करना होगा। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। देखिए, जब लोग आते हैं तो 2 ऑप्शंस दी जाती हैं उनको। पहली दफा से 48 घंटे के बाद नहीं, लैंड होते ही, और ये पहले हम साइन भी करवाते हैं एक फॉर्म कि आप करंटीना के लिए राजी होंगे जहाज चढ़ने से पहले। जब वो लैंड होते हैं तो उनसे कहा जाता है अगर आपने होटल में रहना है जो कि क्वारंटीन डेजिग्नेट हुआ है, तो आप अपने अखराजात खुद बरतेंगे, आप होटल में जाके रह सकते हैं। पहले दिन से ही आप अपने अखराजात बरतेंगे, टेस्ट होगा, नेगेटिव आएगा, इंशाल्लाह घर जाएंगे, वरना आपसे पॉजिटिव है तो हेल्थ अथॉरिटीज जैसे मैनेज करेंगी। अगर आपने अखराजात नहीं बरत सकते, लेबर वगैरह, तो आप पहले दिन से हुकूमत के क्वारंटीन सेंटर में जाएंगे और कोई खर्चा आपका नहीं होगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो अगर आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंजमेंट चाहिए तो वो मौजूद है, वो हुकूमत के क्वारंटीन सेंटर्स हैं, मुख्तलिफ वो बने हुए हैं, कुछ जिस तरह वो एक्सपो सेंटर, कुछ हॉस्टल्स, कुछ और इस तरह की फैसिलिटीज फर्क सूबों ने बनाई हुई हैं। लेकिन अगर आपने होटल इलेक्ट किया तो वो आप अपने खर्चे पे वहां रह सकते हैं। मैं समझ गई हूं आपकी बात। ये जो एक्सपो सेंटर की आपने बात की है, तो हमारे पास एक फुटेज भी है, मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त हम दिखा सकते हैं कि नहीं, मगर वो एक्सपो सेंटर की जो फुटेज हमारे पास है, उसके अंदर जिस किस्म की हमने डिसऑर्गेनाइजेशन हुई है वो आपके सामने। वहां पे लोग ये कह रहे हैं कि जी बाथरूम 2 हैं, बहुत सारे लोग हैं। फिर उनका ये भी कहना है और मुतालबा है कि वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो 1 महीने से वहां पे हैं और उनके टेस्ट नहीं हुए। तो इस किस्म के हालात हैं क्वारंटाइन सेंटर्स के, जो लोग खुद अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, या आपने भी वो देखी हुई है। मुनीज़े 3 बातें कहूँगा। पहली बात ये सूबों की मैनेजमेंट है और इख्तियार है, इट वोंट बी प्रॉपर फॉर मी टू से समथिंग, क्योंकि मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ और दिस इज़ नॉट वेयर वी कम इन। तो एक तो मैं ये कर दूँ, मैं अगर कोई बात करूँ और वो सही ना हो तो इट वोंट बी राइट। दूसरी बात मैं ये कर दूं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबसे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न्स हैं लोगों के। जब इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव को चैलेंज हो रियासत को, तो जाहिर बात है ऊंच नीच होगी, कहीं मसले भी होंगे, और जहां हैं मैं माजरत करता हूं। लेकिन प्लीज हर वीडियो का यकीन ना करें। मैं उस वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैं आपको जनरली बता रहा हूं। मेरे पास बहुत ऐसी वीडियोस हम सब के पास आई हैं, जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो वो बिल्कुल गलत निकला, या उसमें एक पहलू ऐसा था जो सही तरह नहीं दिया गया। जो हम प्ले कर रहे हैं वो एक्चुअली जेन्युइन वीडियो है। ये हमने अपने रिपोर्टर से भी इसकी तस्दीक नहीं, मैं आपको, और इसकी मेरी तीसरी बात भी सुन सेंटर में हो क्या रहा है। जी जी मुनीज़े मेरी तीसरी बात भी सुन ले। ये मैंने आपको दूसरी बात की थी कि प्लीज हर चीज पे यकीन ना करें, चेक कर लें। तीसरी बात, जहां कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है बिल्कुल, और मैंने खुद देखा है कि पंजाब के वजीर आला ने कहा भी है कि वो इस पे इज लुकिंग इनटू दिस, इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, और जहां जेन्युइन मसले आ रहे हैं वो हल होने चाहिए और वो पूरी कोशिश भी हो रही है। बस मेरी इल्तिजा सिर्फ ये है
कि थोड़ा सा तहम्मुल की भी ज़रूरत होगी, इसमें ऊंच नीच होगी। जहां आपको प्रॉब्लम आएगी, जाहिर बात है इंतजामिया हर सूबे की कोशिश करेगी, इस्लामाबाद की करेगी, लेकिन मैं एक माजरत के साथ आखिरी सवाल, चूंकि वक्त की किल्लत है, सॉरी जी वक्त की किल्लत है, मैं आखिरी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे जी सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे उमरा और जो हमारे वीआईपी हैं, मैं सिर्फ बस इल्तिजा ही दोबारा कर सकता हूं कि आप खुदारा प्लीज कोऑपरेट करें हुकूमत के साथ। जो गाइडलाइंस हैं, जो एसओपीज हैं, इस वक्त प्लीज शॉर्ट सर्किट ना करें सिस्टम को। आपका अपना नुकसान है। ये वबा जो है कोरोना, ये अमीर गरीब में तफरीक नहीं करती, तो प्लीज मेहरबानी करें। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर मोईद, आखिरी सवाल और मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि फिर वक्फे की तरफ जाना है और अगला सेगमेंट भी रेडी है। सवाल ये है कि बहुत सारे पैसेंजर्स ये कह रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन का फुकदान है। जब हम किसी फ़्लाइट के ऊपर चढ़ते हैं तो हमें ये बताया नहीं जाता कि हमें कौन से होटल जाके क्वारंटाइन कराया जाएगा। उसके अंदर कुछ लड़कियाँ भी हैं जो बाहर पढ़ रही हैं, जाहिर है उनके माँ बाप भी डरे हुए हैं। तो ये बेहतर नहीं हो सकता कि जो आप इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं वो ज़्यादा सही तरीके से दें, ताकि वो अपने रिश्तेदारों को कम से कम इन्फॉर्म्ड रखें, या उनको खुद तसल्ली हो कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा कहीं ठिकाना जरूर होगा। मुनीज़, ठीक सवाल है आपका। एक तो मैं दोहरा दूं, covid.gov.pk ये जो वेबसाइट है, इस पे आपको तकरीबन सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ये नहीं मिलेगी जो आपने सवाल किया है। इस पे हमने गौर किया था। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जब फ्लाइट्स का वॉल्यूम बढ़ गया, ज्यादा फ्लाइट्स आना शुरू हो गई, तो ये मुमकिन नहीं था कि जहाज चढ़ने से पहले आप बता दें कि आप फलां होटल में जाएंगे, क्योंकि होटल्स के फर्क रेट हैं। जब जहाज लैंड हो, फर्ज करें एक होटल भरा हुआ है और पहले पैसेंजर्स को बता दिया कि जी आप जो है फलां होटल में होंगे, तो वहां जाके प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपने वादा किया था, मुझे दिया नहीं, मुझे तो वो चाहिए। तो वो फिर फैसला ये हुआ कि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जब पैसेंजर पहुंचेगा उस वक्त अवेलेबिलिटी सूबे के पास भी क्लियर होगी, रेट्स मतलब उनको बताया भी जा सकता है कि फ्री है, कि आपने रहना है। लेकिन वो जहाज चलने से पहले, फर्ज करें 8 घंटे पहले, इट्स नॉट पॉसिबल। ये हमने कोशिश की थी, बात भी ठीक है, वो प्रैक्टिकली हो नहीं सका अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ। आपने अपना बड़ा कीमती वक्त हमें दिया और तफसीलन हमें बताया कि क्या क्या आप इकदाम उठा रहे हैं। मुझे मालूम है कि चैलेंज बहुत बड़ा है, मगर जो बड़ी खबर आपने हमें दी है वो यही है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर कम से कम ये एक शर्त होगी, जो भी पाकिस्तान वापस आना चाहता है, और ईद की आमद है तो ये ज़रूरी बात है करना कि जो लोग भी अपने प्यारों को मिलना आना चाहते हैं वापस, तो उनको टेस्टिंग भी करानी पड़ेगी। अगर क्वारंटाइन उसकी एक शर्त है तो वो भी पूरी करनी होगी। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा देते हैं और वक्फे के बाद हमारा अगला सेगमेंट रेडी है। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना वायरस की वजह से जो ज़हनी सेहत के मसाइल हैं उनका सैलाबी रेला आने को है, मगर उसके लिए हमारी कोई भी तैयारी नहीं है। जब से कोरोना वबा फैली है और लॉकडाउन हुआ है तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। एक कंजर्वेटिव इदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 करोड़ लोग ज़हनी दबाव का शिकार हैं और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 500 साइकाइट्रिस्ट हैं। और ये बता रही हैं आयशा मियाँ, जो एक साइकाइट्रिस्ट है, उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर खींची है पाकिस्तान की मेंटल हेल्थ कैपेसिटी के बारे में। आइए आपको वो दिखाते हैं। मुहतात अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 5 करोड़ अफराद ज़हनी मसाइल से दो चार हैं। 500 माहिर ज़हनी अमराज की तादाद को मद्देनजर रखें तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख मरीजों के लिए महज एक माहिर दस्तयाब है। 2006 में पाकिस्तान में ज़हनी अमराज का इक़्तिसादी बोझ 2,50,483 रुपए था, जिसपे पहले ही काफी इजाफा हो चुका है। अब जबकि आलमी मईशत ज़वाल पजीर है, तो ऐसे में इन मसाइल से कैसे निपट सकते हैं? बरतानिया में मौजूद तशद्दुद और ज़हनी सेहत के मसाइल पर काम करने वाले फलाही इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में उनकी हेल्पलाइन पर आने वाली फोन कॉल्स में 700% का इजाफा देखने को मिला। हमारे पास इस वक्त 5 से 6 तरबियत याफ्ता बच्चों के ज़हनी अमराज के माहिरीन मौजूद हैं और सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फाल है, जबकि दूसरी तरफ देखभाल करने वाले बच्चों की तादाद 20 लाख से ज्यादा है। माजी की आलमी वबाओं के मुतालिया से पता चलता है कि कम आमदनी वाले अफराद में वबा के बाद ज़हनी दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि उन पर आर्जी बेरोजगारी के असरात ज्यादा मुरतब होते हैं।
38% पाकिस्तानियों को कसीरुल जहती गुर्बत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन पर ज़हनी दबाव ज़्यादा हो सकता है। बर वक्त अंदाज में दादो शुमार इकट्ठे करने के लिए मुनासिब इंतजाम करने होंगे। मौसर और दुरुस्त फैसला साजी के जरिए सूरत हाल को बदतर होने से बचाने की कोशिश करनी होगी, बजाय इसके कि हम रेत में अपना सर छिपा कर बैठ जाएं। ये तल्ख हकीकत है कि वायरस की जद में हम कम लोग आएंगे, लेकिन नफ्सियाती एतबार से हम सब मुतासिर होंगे। तो नाज़रीन, इसी अहम मौजू के पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद हैं डॉक्टर आयशा मियाँ साहिबा, आगा खान यूनिवर्सिटी में साइकाइट्री के शोबे में एसोसिएट प्रोफेसर है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लाहौर से डॉक्टर अली मदी हाशमी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबे साइकाइट्री में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इससे पहले अमेरिका में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, मेयो हस्पताल में भी इस वक्त काम कर रहे हैं। सबसे पहले आयशा, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि ये जो आपने एक पिक्चर ड्रॉ की है, उसे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, और आप ये कहती हैं कि जो लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे वो ज़्यादा इस मर्ज़ के या तिब्बी जो मर्ज़ है उससे ज़्यादा उसमें मुब्तला होंगे। आपकी यही फाइंडिंग्स हैं? So first of all, बहुत शुक्रिया on having me on this show and इतने अहम टॉपिक पे I think it's important कि अब हम बात करना शुरू करें। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है। हम I think at some point मुझे रियलाइज हुआ, जितनी ज़्यादा स्टोरीज आ रही हैं कोविड के हिसाब से पूरी दुनिया से, कि पहले ही हम लोग जो है वो इस सिचुएशन में थे कि अमराज बहुत ज़्यादा है, बर्डन डिजीज़ का बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक बर्डन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, हमारे पास ट्रेंड लोग बहुत कम हैं। सो ये चीज़ जो है वो कॉन्स्टेंटली अंडर द कार्पेट हम लोग डालते जाते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। गवर्नमेंट जो है इस पे पैसे नहीं इतने ज़्यादा हेल्थ पे भी नहीं करती, बट ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे तो बिल्कुल ही फंडिंग नहीं आती है। सो अब जो है वो सूरत हाल हर तरफ जो है डिफरेंट कंट्रीज ऑलरेडी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कि जो एक हमारे ऊपर एक फ्लड गेट्स खुलेंगे और ज़्यादा मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स आएंगे। जिन लोगों को ऑलरेडी अमराज हैं एंजाइटी के, डिप्रेशन के, वो वल्नरेबल हैं कि वो और ज़्यादा वर्स होंगे, और जिनको नहीं है हर एक इस वक्त साइकोलॉजिकली अफेक्टेड है। सो इट्स लाइकली कि ये चीज़ और ज़्यादा, बिकॉज कुछ लोग अपनी जॉब्स लूज कर रहे हैं, कुछ लोग अपने लोगों को उनको डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं कि हमने अपनी एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको ले ऑफ करना है, हमने उनके पैसे कम करने हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स पे अलग से दबाव पड़ रहा है, जहनी दबाव पड़ रहा है। So it's going to increase. The problem is going to keep increasing, and we definitely ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सिस्टम्स है, और ना वो मोटिवेशन है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, कि हम हर चीज़ को जिस तरीके से मद्देनजर के और चीज़ें देख रहे हैं कोविड के लिहाज से, तो इस पे भी हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देके मैं कोशिश करें कि कोई ना कोई सिस्टम ज़रूर इस वक्त इन प्लेस किया जाए। डॉक्टर हाशमी, जहां आप बैठे हुए हैं मेयो अस्पताल में, तो सुना है कि बहुत सारे केसेस इस तरह के आ रहे हैं। क्या आपके एक्सपीरियंस में जो ज़हनी दबाव के मरीज़ हैं वो बड़े हैं? और हमने कम से कम ये देखा है कि बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि जी हम गोलियां भी ले रहे हैं सुकून के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी हमें रात को नींद नहीं आ रही। तो उनके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे मदद किया। मेयो हॉस्पिटल जो है वो लाहौर में कोविड के पेशेंट्स का मेन रेफरल सेंटर है, और हमारे पास मरीजों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई थी, अब ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि बीमारी अब ज़्यादा लाहौर में, पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में फैल रही है। तो डेफिनेटली उसके मनफी असरात जो ज़हनी सेहत है उस पर आना ही है। अभी हमने रिसेंटली एक रिसर्च किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से हमने अभी की है, जो अभी शाया होगी, जिसमें हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके कोविड के असरात ज़हनी सेहत पे देखे। एक ग्रुप वो था जिसको हम कह सकते हैं जनरल पब्लिक, जिनको कोविड नहीं है, और उन पे लॉकडाउन का मुआशी जो मामलात हैं, हमारी कॉलीग डॉक्टर आयशा मियाँ जो जो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो सोशल एक डिसलोकेशन हो रही है सोसाइटी में, स्कूल बंद है, यूनिवर्सिटियाँ बंद है, जॉब बंद है, दुकानें बंद है, कारोबार बंद है, उससे जनरल पब्लिक पे क्या असर आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ कोविड। दूसरा ग्रुप वो था जो पेशेंट्स कोविड के हैं, जो मेयो हॉस्पिटल में दाखिल हैं और बहुत से आइसोलेशन में हैं, उसकी वजह से उनको क्या असरात आ रहे हैं और उनकी फैमिलीज पे क्या असर आ रहा है। तीसरा ग्रुप जिस पे हमने रिसर्च की वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, यानी डॉक्टर्स और नर्सेज और जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो इन पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं, जिनको तरह तरह की फिक्रें परेशानियां लाके, मसलन ये कि उनको बीमारी लग जाएगी, मसलन ये कि उनकी फैमिली बीमार हो जाएगी,
मसलन ये कि और तरह की जो उनको प्रॉब्लम है, वो खुद आप भी खबरें देख रही हैं कि डॉक्टर्स बीमार हो रहे हैं। बहुत से डॉक्टर जो हैं मुख्तलिफ सूबों में कुछ डॉक्टर्स की वफात भी हुई है। तो ये बहुत 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 कंसर्निंग सिचुएशन है। इसलिए भी कि लोम्बार्डी में, इटली में, स्पेन में, न्यूयॉर्क सिटी में प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हुआ था कि जब हेल्थ केयर सिस्टम में मरीज इतने हो जाते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स खुद बीमार होना शुरू हो जाते हैं, और अगर हेल्थ केयर वर्कर्स काम नहीं कर सकते तो हॉस्पिटल कौन चलाएगा ऑब्वियसली। डॉक्टर आयशा, ये भी बताइए कि हमें जो इदादोशुमार मिल रहे हैं और आपकी रिपोर्ट से जो मैंने इदादोशुमार देखे हैं उससे तो जो साइकाइट्री के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत कम है, यानी 1 लाख पाकिस्तानी के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर है, तो जाहिर है वो हमें ज़्यादा करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद और उनके ऊपर तशद्दुद होता है वो बढ़ गया है। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? क्या वाकई में तशद्दुद बढ़ रहा है ख़वातीन के ऊपर? लॉकडाउन है, वैसे ही लोग डिप्रेस्ड हैं, लोग अपनी नौकरियां खो बैठे हैं? दो चीज़ें आपने पहले बात की कि जो मैंने आप आए हैं, तो आइडिया मेरे ये रिपोर्ट लिखने का ये बिल्कुल नहीं था कि मैं किसी तरीके से इसको सेंसेशनलाइज करूं। आई थिंक ऑब्जेक्टिवली इस वक्त जो हमारे हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, एंड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अब ये फील हो रहा है कि जब तक हम ये बात कहेंगे नहीं और बहुत क्लियरली नहीं कहेंगे कि हम इस वक्त एक अच्छी स्टेट में नहीं हैं। और मेंटल हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मसला ये होता है कि आपको इमीडिएट एक चीज़ कंसर्न्स या सिम्टम्स नज़र नहीं आते, इमीडिएट जो उसके असरात होते हैं वो इतने समझ नहीं आते, पता नहीं चलते। बट ओवरऑल इस वक्त पूरी दुनिया में जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से है वो बाकी सारे डिजीज़ से कहीं ज़्यादा है। आप कैंसर सारे मिला लें, आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को मिला लें, सबको उन सबको मिलाने के बाद भी जो मेंटल हेल्थ बर्डन है इस वक्त, ग्लोबल बर्डन, वो कहीं ज्यादा है उससे, जिसका और बर्डन किस पे आता है? आपकी इकोनॉमी पे आता है। और आप ये भी लिख रही हैं कि जो लोग डिप्रेस हो रहे हैं उनको ज्यादा जल्दी जो है ये बीमारियां लग रही हैं, जिस तरह कैंसर का भी आपने जिक्र किया कि जो लोग डिप्रेस्ड हैं दे आर मोर ससेप्टेबल टू गेटिंग कैंसर। Absolutely. So they're more vulnerable to any kind of, because आपका immune system, जब आपको स्ट्रेस होता है, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है किसी भी तरह के, and especially mental stress, so आपका immune system does not work the way that a healthy person's immune system works. So you are more आप prone होते हैं, आप ज़्यादा vulnerable होते हैं कि आपको वायरसेस भी लगे, आपको इन्फेक्शंस भी हो, आपको कोई भी बीमारी है वो ज़्यादा, और अगर हो जाए बीमारी तो कितना जल्दी आप बेहतर होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। So overall I think the picture is not good. इसको करना क्या है, किस तरह मैनेज करना है? एक सिर्फ डॉक्टर्स के नंबर्स बढ़ाने, दैट इज वन पॉसिबिलिटी कि हम अपने मेडिकल स्कूल्स में किस तरीके से साइकाइट्री पढ़ा रहे हैं, मेंटल हेल्थ में। हर डॉक्टर जो ग्रेजुएट कर रहा है किसी भी मेडिकल स्कूल से, हमारे 114 मेडिकल स्कूल्स हैं, हर डॉक्टर आई थिंक शुड बी कॉम्पिटेंट इन बेसिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, बेसिक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइल्ड टू मॉडरेट। बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चीजें हो, ताकि नंबर्स हमारे पास, कभी भी साइकाइट्रिस्ट इस वक्त इतना ज्यादा बर्डन है कि कभी भी हमारे पास उतने नंबर्स नहीं होंगे, नॉट इन द नियर फ्यूचर, जितने हमें जरूरत है। सो हमारे जो बाकी जनरल फिजिशियंस हैं, हमारे जो पीडियाट्रिशियंस हैं, दे नीड टू बी वेरी कॉम्पिटेंट, ताकि जो माइल्ड मसले हैं वो उनके लेवल पे मैनेज हो सके। जहाँ तक और फिलहाल आपका कोई कोर्स नहीं होता साइकाइट्री का, जो आम आप तालीम हासिल करते हैं डॉक्टर्स, उसके अंदर कोई कंपल्सरी कोर्स नहीं होता साइकाइट्री का? कोर्स होता है जो थोड़ा, लेकिन एक्चुअली पीएमडीसी की तरफ से यस इट्स मैंडेटेड कि आपको थोड़ी साइकाइट्री जरूर पढ़ानी है, लेकिन चूंकि कोई मैंडेटरी एग्जाम नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी मेडिकल पीएमडीसी की तरफ से वो मैंडेटेड नहीं है, तो इसलिए कोई पढ़ता नहीं है, और उसको पढ़ाया भी उस सीरियसनेस से नहीं जाता, क्योंकि जब उसका एग्जाम ही नहीं है, उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप करें नहीं करें डजंट मैटर, आप फिर भी पास हो जाएंगे। तो इट्स नॉट टॉट द सेम वे। एंड ऑल्सो अगेन हमारे पास डॉक्टर्स ही इतने कम है, 500, तो उसमें से बहुत कम है जो एक्चुअली आपके एकेडमिक सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, लम्हा फिक्रिया है जो आपने स्टेटिस्टिक्स और बड़े अहम आपने दादोशुमार दिए हैं अपने आर्टिकल के अंदर। डॉक्टर हाशमी, आप चूँकि एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ईद की भी आमद है, अब सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ईद आनी है, हमने एक दूसरे से मिलना है, ये किस किस्म का लॉकडाउन है, हम आपस में झप्पियाँ भी नहीं मार सकते। आपको पता है पंजाबियों को तो बड़ा शौक़ है एक दूसरे से झप्पी मार के ईद मिलने का। तो अब आप क्या रेकमेंड करते हैं कि ये जो ज़हनी दबाव है, इसे हम कैसे अपने आप को जो है बचाएं?
जी थैंक यू। आपने फैमिली का नाम लेके अपनी वालदा की याद मुझे दिला दी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे ख्याल से इसमें जहां तक दबाव का ताल्लुक है, थोड़ा सा मैं अगर डॉक्टर आयशा की बात को आगे बढ़ा लूं कि जहां तक डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का ताल्लुक है वो तो डेफिशिएंट मोस्ट डेफिनेटली है, लेकिन इस सिचुएशन में जो एक क्राइसिस सिचुएशन है, ज्यादा डॉक्टर्स को एजुकेट करना या साइकेट्री में लेके आना 1 या 2 या 4 महीने में तो पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं और उसमें एविडेंस बेस्ड शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। मसलन WHO का साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का प्रोग्राम है, जिसकी ट्रेनिंग हम लोगों को प्रोवाइड करके बेसिक मेंटल हेल्थ स्किल्स ऐसी दे सकते हैं जो कोविड से अफेक्टेड लोग हैं, जिनको कोविड हुआ है, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। इवन जो ले पीपल है उनको भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, जिसपे हम किंग एडवर्ड में काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि उसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव, जिसमें डॉक्टर आयशा ने कहा, वो ये है कि जरूर हम डॉक्टरों को ट्रेन करें और साइकियाट्रिस्ट बनाएं, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि जनरल अवेयरनेस पब्लिक में क्रिएट करना कि मेंटल हेल्थ एक रियल इशू है और उसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, उस पॉइंट से पहले जहां पे आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ जाए। और वो बहुत से इंटरवेंशन पॉइंट्स होते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, साइकियाट्रिस्ट तो बिल्कुल एंड पे आते हैं। तो ये चीज समझना जरूरी है कि हमारे पास इमीडिएट सोल्यूशन भी मौजूद है। साइकियाट्रिस्ट को ट्रेन करना और साइकियाट्रिस्ट क्रिएट करना वो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें 5, 8, 10 साल लगेंगे। चंद महीनों में कुछ सोल्यूशन हैं जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चंद हफ्तों में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। केई में हमने साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को और जनरल पब्लिक को ट्रेन कर रहे हैं साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए। सो एक इमीडिएट सोल्यूशन है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। मगर आप कह रहे हैं कि इसको डीस्टिग्मेटाइज भी करना चाहिए। मैं अगर आपकी बात सही तरीके से समझी, और आप जो प्रोग्राम भी कर रही हैं वो उसी की कड़ी है कि हम चाह रहे हैं कि लोग इसके बारे में बात करें, इसके बारे में सुने, इसको समझें और इस चीज को अप्रिशिएट करें कि मेंटल इलनेस जो है वो एक रियल प्रॉब्लम है। दूसरा जो सवाल आपने रेज किया था कि लोग क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, रमजान का महीना है, ईद आ रही है, लोग स्ट्रेस आउट हैं, तो 2-3 मोटे पॉइंट्स हैं। नंबर 1, माजरत के साथ आप मीडिया पर्सन है, लेकिन मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि अपनी तमाम स्क्रीन्स का जो आपका जो स्क्रीन एक्सपोजर है उसको कम से कम रखें। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक ठीक है डॉक्टर साहब, एक मामला ऐसा है कि मीडिया की ज्यादा होता ही है। मैं आपको बताता हूँ, जो हमने रिसर्च किया है उसमें हम देखते हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फियरफुल होते हैं, जिनको खौफ होता है कि हमें कोरोना लग जाएगा, वो उस खौफ को डील करने के लिए कोरोना के बारे में जितनी खबरें आ रही होती हैं उनको पढ़ते हैं इन एन एफर्ट टू मास्टर दैट फियर। और मीडिया को देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, अखबारों को देखते हैं, फेसबुक को देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो खौफ तो अंदर से निकल रहा होता है, तो वो खबरें पढ़ने से, मीडिया की कंजम्पशन से वो खौफ बढ़ता नहीं बल्कि और घटता है। एक बात। यानी मीडिया टेलीविजन स्क्रीन को आप ना देखें, ठीक है जी। टेलीविजन स्क्रीन, हर किस्म की स्क्रीन, आपका लैपटॉप, आपका सेल फोन, आपकी टैबलेट, आपका कंप्यूटर, आपका टीवी, वो सारे का सारा स्क्रीन टाइम जो है उसको लिमिट कर दें। और स्क्रीन टाइम को लिमिट करने का मतलब है कि जाहिर है जो टाइम बच गया है वो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, वो आप हेल्दी एक्टिविटीज में स्पेंड करें, एक्सरसाइज में स्पेंड करें, अपनी फैमिली को दोबारा से पहचानने, जानने और रिलेशनशिप कायम करने में स्पेंड करें। सो इससे बहुत फायदा हो सकता है। ये बहुत अच्छी आपने तजवीज़ दी है डॉक्टर आयशा। वुड यू लाइक टू ऐड टू दैट? बड़ा मुख्तसर सा फिर हमने अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कम से कम करें और हमें यानी टेलीविजन स्क्रीन्स को कम से कम देखें। So, I want to specify that a little bit. So, television screens, a lot of people are watching Netflix, dramas वगैरह, that is okay. बिकॉज और आप घर में बैठ के कितना करेंगे, बट जो कोविड की रिलेटेड खबरें हैं, आई मीन प्रीटी मच जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, वो अगर कहते हैं कि अगर आपको एक चीज कम करनी है, एक चीज, इफ यू जस्ट वांट टू चेंज वन थिंग दैट विल हेल्प यू आपके स्ट्रेस के साथ, तो आप कोविड रिलेटेड खबरें दिन में सिर्फ एक दफा देखें, राइट? सो दैट्स द पॉइंट कि आप और फिर उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूज में भी, न्यूज मीडिया की भी आ जाती है कि कितना हम उसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। आर वी ऑल्सो शोइंग गुड न्यूज about what is going on? प्लीज अगर आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड्स और दे दें। आपने डोमेस्टिक अब्यूज की बात की थी, एंड आई वांट टू क्विकली पॉइंट दैट आउट। हमारे पास नंबर्स बिल्कुल नहीं है, हमारे पास सर्वेलेंस है, सर्वेलेंस नहीं होता, डेटा नहीं होता, हम डेटा नहीं कलेक्ट करते। सो ये कहना कि डेफिनेटली पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है या इतना बढ़ गया है, इतना फीसद बढ़ गया है, it's not the right thing to do because we really don't have data, but definitely we know for sure कि जो हमें थोड़े बहुत यहाँ खबरें आ रही हैं, लोगों से पता चल रहा है, हमारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि absolutely abuse is going up, child abuse is going up, domestic abuse, and it's आपके घर में जब लोग बंद हैं, आपके